हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट के लिए। यह आपकी मिक्स PYQ सीरीज़ है, ठीक है। 2023 जून की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ ही गई है, तो आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो तो आपका क्या है कि PYQs को सॉल्व करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी टॉपिक्स से यहाँ पे कवर किए गए हैं। जो भी आपकी यूनिट्स हैं 10 यूनिट, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन डिफरेंट है, अपने आप में यूनिक है ना। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे कि वहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स की मैंने काफ़ी वीडियो दे दी हैं और आगे भी आपको मिलती रहेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है तब तक आपको सारी चीज़ें जो भी करंट से संबंधित है वो सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके 2021-22 या और अभी जो लेटेस्ट हुआ है एग्ज़ाम 2023, सब में ये पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरीज। तो इनमें से ये जो भी दिए हैं नाम आपके, इनमें से कुछ सबसे बड़े तथा सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालय, डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेट वेबसाइट या एप्लीकेशन है जिसमें कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स या किताबें या कंटेंट के अन्य डिजिटल मीडिया प्रारूप हैं। इसे ऑनलाइन जो है, यहाँ पर ऑनलाइन जो है मतलब डिजिटल लाइब्रेरी या इंटरनेट ग्रंथालय के रूप में भी जाना जाता है और इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप रहें कहीं पर भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। किसके माध्यम से? डिजिटल जो है लाइब्रेरीज के माध्यम से, ठीक है। आपके पास कंटेंट हार्ड कॉपी हो या ना हो, पर ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ सबसे बड़े और सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालय जैसे कि कौन कौन से हैं, तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से होंगे। तो देखिए, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग और उसके बाद आता है आपका बिब्लियोग्राफी और इंटरनेट आर्काइव, है ना। अब हम थोड़े से और देख लेते हैं, जो कि लिस्ट है आपकी 10 ऐसे हैं जो कि मेन है इंडिया में, जो जाने जाते हैं मेन जो बड़े डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। कौन कौन से? NDL है, ठीक है। यहाँ पर NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है दूसरा है आपका डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। फिर तीसरी है ब्रिटिश लाइब्रेरी इंडेंजर्ड आर्काइव्स प्रोग्राम, यहाँ पर। चौथा है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है, यहाँ पर ये हुआ। और उसके बाद JSTOR ये भी क्या है? अकादमिक और रिसर्च अनुसंधान के लिए बनाई गई है। प्रोजेक्ट MUSE, है ना। तो ये हो गया आपका ओपन लाइब्रेरी, है ना, ये भी है आपका डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका DPLA, ठीक है। इंटरनेट आर्काइव क्या है? एक गैर लाभकारी डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। और उसके बाद आता है NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ठीक है। ये क्या है? NROER शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ लिस्ट हैं। अगर इनमें से कोई आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी जो है इंटरनेट डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किस लिए होता है, इसकी क्या जो है खासियत, क्या कैरेक्टर होते हैं, किस तरह से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम को यहाँ पर सिनोटिक हार्ट डिसीज़ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और ये शिशुओं को प्रभावित करती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जब इस सिंड्रोम की शिकायत होती है तो यहाँ पर त्वचा, स्किन, होंठ और नाखून ये सब नीले रंग के हो जाते हैं, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन इसकी ये विशेषता होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे रक्त के अपर्याप्त ऑक्सीडेशन का परिणाम होता है, जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा ये नाइट्रेट इन वाटर होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम को यहाँ पे इस रूप में भी जाना जाता है मैथमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, ये इसका अदर नेम है। उसके बाद एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पे नवजात शिशु में होती है और ब्लू बेबी सिंड्रोम से ग्रसित शिशु की त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, जिसे साइनोसिस कहा जाता है।
इस रोग में क्या होता है, वही जो हमने पहले बताया कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में आपके ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो मुख्य रूप से शिशुओं में पानी में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नाइट्रेट। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शिक्षण विधियों को स्पेक्ट्रम से कथोपकथन या संवाद किन्हें कहते हैं उसकी पहचान करें। डायलॉजिक, तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम टीचिंग मेथड विच आर कॉल्ड डायलॉजिक, है ना, डायलॉग के आधार पे, कथोपकथन या संवाद जिसको कहते हैं। अब डायलॉजिक क्या है, ये कौन सी टीचिंग मेथड होती है, तो डायलॉजिक टीचिंग जो है इज एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच टीचिंग है। ठीक है, ये किस पे काम करती है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच पे काम करती है, जो सीखने की प्रक्रिया में संवाद और सक्रिय छात्र पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। मतलब यहाँ पर जो भी आपकी डायलॉजिक होगी, मतलब संवाद होगा, कथोपकथन होगा, वो यहाँ पर कथोपकथन के रूप में होगा, और यहाँ पर जो छात्र है, लर्नर है, उसकी पार्टिसिपेशन भी मायने रखती है। टीचर लेक्चरर के बजाय यहाँ पर फैसिलिटेटर मतलब सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। सूत्रधार मतलब ऐसे वो क्या है, सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर वो ये नहीं कि अपना लेक्चर देता जा रहा है और उसे कोई मतलब नहीं है क्लासरूम से। तो इसकी कुछ जो यहाँ पर डायलॉजिक टीचिंग मेथड है, इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, थ्योरीज हैं। कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखिए ओपन एंडेड प्रश्न। यहाँ पर छात्रों की, क्योंकि टीचर क्या है, खाली लेक्चर देने के लिए नहीं होता है, वो बच्चों को समझने के लिए, उनकी जो रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद होता है। एज ए क्या है, सपोर्टर की तरह होता है ना। जैसे हमने स्कैफोल्डिंग में पढ़ा था कि वहाँ पे वो क्या है, जब तक अपना प्रयास हो रहा है उतना सीखा, उसके बाद उसको सपोर्ट की आवश्यकता हुई, तो उसी को स्कैफोल्डिंग या मचान बताया गया था ना टीचिंग लर्निंग मेथड में। तो वही चीज़ है, यहाँ पर ओपन एंडेड प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे कि छात्रों की रिफ्लेक्शन थिंकिंग को बढ़ाया जाए। क्योंकि ओपन एंडेड से क्या होगा कि उसमें आपको बाध्यता नहीं है एमसीक्यू की तरह कि बस यही ऑप्शन आपको टिक लगाना है। वहाँ पे बच्चे अपने अपने तरीके से विकल्प खोजने की कोशिश करेंगे, तो उससे उनकी क्या होगी, क्रिएटिविटी बढ़ती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सोचने की क्षमता और ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है स्कैफोल्डिंग। सपोर्ट और गाइडेंस यहाँ टीचर की तरफ से मिलता है। ठीक है, वो उसकी पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा, बस उसको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर टर्न टेकिंग और एक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ पर क्योंकि छात्रों को बारी बारी से बोलने और यहाँ पर साथियों के योगदान को, मतलब जो जब किसी मतलब फ्रेंड का जो है टर्न आता है, तो उसकी भी एक्टिविटी को बनाए रखना है, और तब हमको लिसनिंग पावर अपनी रखनी है। मतलब अगर वो कुछ बोल रहा है तो दूसरे को भी सुनना है, और जब दूसरा बोलेगा तो उसको पहले वाले को सुनना है। ठीक है, तो सभी का जो है पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना चाहिए, इसके लिए मोटिवेट किया जाता है। बिल्डिंग ऑन स्टूडेंट आइडियाज़, यहाँ पर जब हम बच्चों के सामने कई तरह के प्रॉब्लम्स रखते हैं, उनकी जो है रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग को बढ़ाते हैं, तो इस तरह से उनके आइडियाज़ डेवलप होते हैं, कई चीज़ें वो सोचने पे मजबूर होते हैं, सीखने की उनकी चाहत बढ़ती है, तो इस तरह से वो मोटिवेट होकर चीज़ों को करना चाहते हैं। एक्सप्लोरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, तो यहाँ पर डिफरेंट व्यू पॉइंट जब उनके सामने आते हैं, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सोचने समझने की क्षमता उनकी डेवलप होती है ना। रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन आपके सवालों में बहुत बार आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाकॉग्निशन से मतलब यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन, मतलब चीज़ों को सोचने समझने का उनका दायरा बढ़ेगा, और छात्रों को स्वयं की सोच को बढ़ाने, अपनी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और करेक्शन के लिए यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है। खुद से आप करिए, है ना। टीचर खाली सपोर्ट करेगा आपको, मतलब गाइड करेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना है। तो अब इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, अब आपको ये समझना है कि इसके हिसाब से यहाँ पर कौन कौन से आंसर होने चाहिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर कथोपकथन हुआ, संवाद है ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या है, टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, ट्यूटोरियल एंड केस स्टडी दिया है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, ये सब तो नहीं होगा, रोल प्लेइंग भी नहीं होगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिकल, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर एडेड की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा आपका। तो देखिए ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अब फिफ्थ जिसमें भी है उसको आप काट दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद रोल प्लेइंग ये भी नहीं होगा, है ना। तो फोर्थ फिफ्थ तो ऐसे ही कट गए। तो आप जो भी है ना आप एलिमिनेट करिए, ये वाला भी कट गया, ठीक, और उसके बाद आपका ये भी कट गया, फोर्थ वाला, है ना, ये भी कट गया। टीम टीचिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन भी कैसे होता है, टीचर के ही द्वारा होता है, ये भी कट गया, है ना। तो आपका ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा। अब बचता है कि आपके पास, तो देखिए
ट्यूटोरियल्स एंड केस स्टडीज़, और फिर है आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जो है आपके यही बच भी रहे हैं, है ना, सेकेंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको डायलॉजिक जो है टीचिंग मेथड के बारे में बताई। ये आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिए। और हाँ, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा छोटे कैरेक्टर होते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं ना, तो आप लोग उसको जूम कर लिया करिए। कैसे करेंगे, जब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को यहाँ पर लैंडस्केप मोड में रखिए। ठीक है, फिर स्क्रीन को जूम कर लीजिए तो क्या होगा, फुल स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पर जब फुल स्क्रीन हो जाएगा तो ये कैरेक्टर थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आप इस तरह से जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ना रख के लैंडस्केप मोड पे रखिएगा तो आपको कंटेंट यहाँ पर दिखेगा, विजिबल होगा। ठीक है, तो वो हो जाता है, मैंने भी करके देखा, तो ठीक है वो हो जाएगा आपका, परेशान मत होइए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलर एंड डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये है आपका फुल फॉर्म। अब देखिए ये होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए मॉडेम का जो फुल फॉर्म है ना, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग इंटरनेट एक्सेस के लिए यहाँ पर किया जाता है। मॉडेम के माध्यम से डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है, इसी को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो डिजिटल टू एनालॉग, तो इसको मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। अब जब इसी का वाइस वर्सा होगा, मॉडेम के माध्यम से एनालॉग को डिजिटल में करेंगे तो इसको डिमॉड्यूलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मॉडेम से संबंधित हो गई। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर ये आपका मैचिंग लिस्ट है जिसमें आपके बिहेवियरल मॉडल और यहाँ पर डेवलपर दिए हैं, तो अवार्ड्स को मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर मास्टरी लर्निंग है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, सिमुलेशन है, सोशल लर्निंग। ये आंसर मैंने दे दिया ताकि आपको ये रहे कि पता रहे कि क्या चीज़ें हैं। और देखिए मास्टरी लर्निंग, तो यहाँ पर ये है आपकी बेंजामिन ब्लूम की है। ठीक है, ब्लूम की यहाँ पर ये मास्टरी लर्निंग है, ये इससे संबंधित है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ये आपका टॉम गुड का है। ठीक है, ये आपका इससे संबंधित है। सिमुलेशन, सिमुलेशन किससे है, ये आपका कार्ल स्मिथ से। ठीक है, ये हो गया आपका इससे संबंधित है। और सोशल लर्निंग है आपकी अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, अगर आपको बाकी कुछ भी नहीं आती है, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, तो आप पहले इसको जो है मैच करिए। इस तरह से आप मैचिंग को, अगर आपने दो भी फाइंड आउट कर लिए ना तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है असर्शन और रीज़न। अब असर्शन कहता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कह रहा है यहाँ पर कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ए सही चीज़ है। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या कह रहा है, दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया सकता है। मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एस्टैब्लिश ओनली बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड, ओनली बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है, असर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं पर ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये डी होगा, ए एंड आर। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव की जांच डिपेंडेंट वेरिएबल पर की जाती है ना। तो इस तरह से ये बात तो सही है। रीज़न कह रहा है कि दो चरों के बीच कारण संबंध परिभाषित करता है कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन, मतलब एक चर में जो परिवर्तन है दूसरे चर में परिवर्तन का कारण बनता है, किंतु दो चरों के मध्य कारण संबंध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कारण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से रीज़न मतलब इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सभी को पता है कि कॉज इफेक्ट की बात करता है, मतलब कारण और प्रभाव की यहाँ पर बात की जाती है। तो इस तरह से ये जो है इसका सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए CBCS सिस्टम में स्टूडेंट को कौन से कोर्स चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोर कोर्स है पहला, फिर है इलेक्टिव कोर्स है, और यहाँ पर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आप स्टूडेंट को दी जाती हैं। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग खाली क्वेश्चन को देख रहे हैं जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, और कुछ नए फैक्ट्स मिले उनको मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन। अनएथिकल कम्युनिकेशन कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए नॉन कॉमर्शियल पब्लिसिटी, नॉट रिवीलिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए यहाँ के इन ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा अनएथिकल कम्युनिकेशन है। एथिक्स नॉन एथिक्स आपको पता है
है ना। अनएथिक्स क्या होता है, एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर चौथा ये ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये है प्रोपेगेंडा, ठीक है, दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा, ये अनएथिक, एथिक्स में नहीं आता है। 9वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल के विद्यालय जिन्हें यूनेस्को ने धरोहर स्थल घोषित किया है। अब कौन कौन से ऐसे स्थल हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा, है ना, ये दो ऐसे जो स्थल हैं, डी और ई, नालंदा और तक्षशिला, तो ये आपके स्थल हैं जिनको कि यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो नालंदा जो महाविहार ये बिहार में है, 2016 में घोषित किया गया था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान 1980 में यहाँ पर इसको घोषित किया गया था, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है यहाँ पर, तो वर्ल्ड वाइड वेब ये है आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेज स्टोर्ड ऑन वेबसाइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है, यहाँ पर जानकारियों पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है। यहाँ पर मतलब कई पेज होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो www पर प्रत्येक पृष्ठ को वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज HTML भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। इसकी कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आती हैं, कई बार स्टेटमेंट में भी आ जाता है। तो वेब पेज जो होते हैं ये HTML भाषा में लिखते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है। वेब पेज को जो रोचक बनाता है वो है हाइपर लिंक, है ना, जिसे प्राय लिंक कहते हैं। प्रत्येक लिंक किसी दूसरे पेज को यहाँ पॉइंट आउट करता है। तो अब हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र है वो ब्राउज़र लिंक से जुड़े पेज को यहाँ पर उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड वेब है एक विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है और हर सूचना यहाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से HTML क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है भाषा है, मतलब एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज के रूप और सामग्री को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। और एक वेब पेज पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो ये व्यवस्थित करने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि यहाँ पर पेज मतलब इस वेबसाइट्स में टेक्स्ट, पेज, डिजिटल इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें होंगी। और www का विकास किसने, टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी इससे संबंधित जो कि मिक्स PYQs थे, जिससे क्या होगा ना आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लगेगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कम से कम आपके यहाँ पे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, मतलब काफ़ी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना। तो इस तरह से वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।